हेलो व्यूवर्स। तो आ चुके हैं आज हम लोग अपने एक नए लेक्चर में, जहां आज हम लोग बात करेंगे अरेस्ट विदाउट वारंट की। यानी वो कौन से सरकमस्टांसेस है, वो कौन से कंडीशंस है जहां पे पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। जनरली आप लोगों ने अरेस्ट के बारे में सुना ही होगा कि पुलिस आपको अरेस्ट करती है, और आपने ये भी मूवीज़ में देखा होगा या आम जिंदगी में आपने देखा होगा कि पुलिस जब भी अरेस्ट करती है तो लोग पहले कंडीशन उनके सामने रखते हैं कि भाई आपके पास क्या वारंट है। तो आपने ये सीन जरूर अपने माइंड में कहीं ना कहीं एक बना के रखा हो कि क्या आपके पास वारंट है अरेस्ट करने से पहले। तो ये बात समझने वाली है कि देखिए, पुलिस आपको दो तरीके से अरेस्ट कर सकती है। कुछ मैटर होते हैं जहाँ पे वो आपको अरेस्ट करने के लिए पहले वारंट लाएगी, तब आपको अरेस्ट कर सकती है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे वारंट की आवश्यकता नहीं है आपको अरेस्ट करने के लिए। तो आज हम लोग सिर्फ यही पोर्शन समझेंगे जहाँ पे पुलिस आपको बिना वारंट के उठा सकती है, यानी अरेस्ट कर सकती है। तो बढ़ते हैं आगे, समझते हैं इन चीज़ों को। पहले देखते हैं कुछ बातें। जैसे सबसे पहले अगर हम समझें कि ये है क्या भाई, इसमें अगर आप ध्यान दें तो अरेस्ट विदाउट वारंट का पहले ये समझिए कि अरेस्ट ज़रूरत क्यों है। अरेस्ट की ज़रूरत क्यों है, अरेस्ट का क्या काम हो गया ऐसा कि अरेस्ट करना पड़ा, बिना अरेस्ट क्यों नहीं काम चल रहा। देखिए, अरेस्ट की ज़रूरत जनरली अगर हम समझें तो कोई एक पॉइंट पे हम रख के नहीं बता सकते। देखिए, इसका मेन रोल क्या है। एक हो सकता है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल करना, कि देखिए इसमें सीधा सा मैटर ये है कि सही तरीके से न्याय मिल सके। यहाँ पे सिर्फ जजमेंट देना काम नहीं है जज का, यहाँ पे सही तरीके से दोनों पक्ष को सुन के बराबर से, और उसके बाद एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ किया जाए, उसके बाद एक फैसला दिया जाए। तो उसके लिए ज़रूरत क्या है कि जिस पर्सन के ऊपर एलिगेशन लगे कि हाँ आपने ये अपराध किया है, तो उनको भी उठा के जरा जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करिए पहले। तो इससे हो क्या, एक पक्ष जो आरोप लगा रहा है और दूसरा पक्ष जो जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, वो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे, और उसके बाद जज समझ पाएगा क्या सच में अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या उस अपराध की ग्रेविटी कितनी है, कितना पावरफुल वो अपराध है, या कितना लिमिटेड सेंस में उसमें फोर्स का यूज़ किया गया है। तो ये सब सुनने समझने के बाद, एविडेंसेस को देखने के बाद जज या मजिस्ट्रेट इस पे जजमेंट देता है। तो पहली चीज़ क्या, और अगर मान लो वो व्यक्ति नहीं आता है तो एक पक्ष को सुन के दिया गया फैसला सही नहीं हो सकता। वहाँ पे हम नहीं कह सकते कि जस्टिस हुआ है इस मैटर में, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि हाँ जजमेंट आ गया। वैसे जनरली मान के चलिएगा, क्रिमिनल मैटर है, सिर्फ एक पक्ष को सुन के दे दिया जाए फैसला, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दूसरे पक्ष का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। इसलिए देखेंगे बहुत सारे मैटर लंबे लंबे समय से चलते चले आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफेंडर गायब होते हैं, उनको ढूंढा जाता है, पता चलता है, तो जितने पकड़ाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई चलती है, उनके पक्ष या उनके अगेंस्ट फैसला आता है, उसी अकॉर्डिंग फिर और जब पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर वो फैसला लागू होता है कि नहीं होता, उनके ऊपर भी कार्रवाई चलती रहती है। तो ये मामले बहुत सारे। मेन सा क्या पर्पज़ है कि देखिए, इसका मेन रोल क्या यहाँ पे दिख गया कि भाई देखो, इसमें चाहिए अरेस्ट के टाइम हमें कोर्ट में उस पर्सन को पहले पेश करना है। तो उसको पेश करने से होगा क्या, पेश करने से होगा ये कि उसकी प्रेजेंस को हम लोग कोर्ट के सामने इंश्योर करा सकते हैं कि हाँ भाई वो पर्सन अरेस्ट है, अब वो सेफली कोर्ट के सामने जाएगा। कोर्ट इसकी बातों को, प्लस जिस पक्ष ने आरोप लगाया है, जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ है, वो पक्ष भी अपनी बातें रखेगा, साथ साथ जो अपराधी अरेस्ट हुआ है वो भी अपनी बातें रखेगा, और सही सेंस में जस्टिस हो पाएगा। तो पहला काम तो ये होगा, कोर्ट के सामने उसकी प्रेजेंस को इंश्योर कराना। दूसरा, उसे फर्दर किसी ऑफेंस करने से रोकना, फर्दर उसे कोई भी एविडेंसेस को छेड़छाड़ करने यानी टैंपरिंग करने से रोकना, उन्हें नष्ट करने से रोकना, या कोई भी ऐसा कार्य करने से रोकना जो उस केस को प्रभावित करता हो, उस केस को प्रूव होने में, सॉल्व होने में डिले क्रिएट करता हो। ऐसे कोई भी चीज़ें जो उस पर्सन को अगर हम छोड़ देते तो केस को पूरी तरह प्रभावित करता, तो वो सब कार्य करने से रोकने के लिए उसको अरेस्ट की ज़रूरत है। तो ये दो मोटी मोटी चीज़ें हो सकती है अरेस्ट के लिए। एक, उनको कोर्ट के सामने पेश करना जिससे सही तरीके से जस्टिस हो सके, सही तरीके से फैसला दिया जा सके इसलिए, और दूसरा, उसको किसी और गलत काम में जाने से रोका जाए और वो सोसाइटी को अलग अलग तरीके से बार बार प्रभावित ना कर पाए। तो एक तो ये चीज़ हो गई। बाकी आगे चलते हैं अपने प्रोविज़न की ओर, देखते हैं क्या क्या बातें हैं इसमें। देखिए, पहला पॉइंट अगर हम इसमें भी समझें, अब इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि इसके प्रोविजन से हम लोग चालू करते हैं, इसके सेक्शन से चालू करते हैं, इसका लीगल प्रावधान देखते हैं कहाँ दिया हुआ है। देखिए, एक क्रिमिनल लॉ हमारे पास हुआ करता था, CRPC। ये कैसा क्रिमिनल लॉ था, प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ था।
मतलब हमें प्रोसीजर बताता था क्रिमिनल मैटर में कैसे कार्रवाई होगी, तो ये सारी बातें बताता था। अब इसी एक्ट को, इसी कोड को बदल के एक नया कानून बना दिया गया, उसका नाम बदल के उसमें कुछ और छोटे मोटी चेंजेस करके इसका नाम रख दिया गया BNSS। मतलब क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब ये जो है भाई इस नाम में आ गया, एक नया कानून बन गया है, तो इसमें कोई डरने वरने की बात नहीं, पढ़ना है तो हमें प्रोविजन बस समझने हैं, बाकी चीज़ें धीरे धीरे याद होती रहेंगी। सीआरपीसी में ये प्रावधान अगर हम लोग देखें जो अभी पढ़ने जा रहे हैं कि ये कहाँ पे दिया हुआ था सीआरपीसी में, इससे जुड़े प्रोविजन आपको सेक्शन नंबर 41 में, यही वाली अगर आप हेडिंग ढूंढेंगे तो सेम यही हेडिंग आपको सेक्शन नंबर 41 ऑफ सीआरपीसी मिलते हैं। मगर आज का ये प्रोविजन कहाँ बीएनएसएस में मिलता है? ये सेक्शन नंबर 35 हो गया है, यही जो है सेक्शन नंबर 35 हो गया। मगर एक चीज़ और, अगर आप सेक्शन नंबर 35 को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पुराने वाले सीआरपी जो सीआरपीसी था उसके दो सेक्शन के प्रावधान मिलेंगे, एक तो 41 का मिलेगा ही मिलेगा, और 41A का ए जो एक सेक्शन हुआ करता था उसके भी प्रावधान जुड़े। इसका मतलब क्या? आज का जो बीएनएसएस है उसमें दो सेक्शन को मिला के एक सेक्शन बना दिया गया है कि 41 और 41A के प्रावधानों को जोड़ा गया। ये 41A जो था 2009 के अमेंडमेंट से आया था, जोड़ा गया था। तो कहा गया कि जब भाई जोड़ा गया तो क्योंकि हम नया कानून बना रहे, क्यों ना एक ही सेक्शन, जब एक ही जरूरत वाली सारी बातें हैं उठा के सबको एक ही जगह रख दो। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि सेक्शन नंबर 41 में सीआरपीसी में था, आज का जो 35 है यही हेडिंग के साथ इसमें प्रावधान कुछ बढ़े हैं। वो बढ़ने का मतलब ये है कि सेक्शन नंबर 35 में पुराने वाले सीआरपीसी जो अभी बीती है हम लोग की, जो 73 वाली 1973 की जो सीआरपीसी चल रही थी, उसका जो है सेक्शन नंबर 41 और 41A के प्रावधानों को जोड़ के एक अकेला सेक्शन बना दिया गया, सेक्शन नंबर 35, जो डील करता है इस पूरे प्रोविजन से, अरेस्ट विदाउट वारंट से। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अगली बात, अब अगली बात इसमें क्या है, देखिए समझिए कि ये बात कर रहा है अरेस्ट विदाउट वारंट। कौन से अरेस्ट? कह रहा है वो अरेस्ट जो आपको पुलिस करेगी, सीधी बात। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है और भी कोई अरेस्ट करता है? कहता हाँ भाई और भी लोग कर सकते हैं। कह रहा है कौन? एक आम आदमी भी अरेस्ट कर सकता है और मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, मतलब कोई कॉमन मैन भी कर सकता है अरेस्ट किसी को, और मैजिस्ट्रेट द्वारा भी अरेस्ट हो सकता है। यहाँ पे हम लोग डील क्या कर रहे हैं? कह रहा है ये दोनों पॉइंट हम लोग नहीं डील कर रहे भाई, सिर्फ पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, वही वाली बात चल रही है। कह रहा है ठीक है। कह रहा है पुलिस कैसे कैसे करती है अरेस्ट? कह रहा है पुलिस भी दो तरीके का आप लोग सुने होंगे अरेस्ट। कह रहा है क्या? कह रहा है एक तो होता है जिसमें वारंट की मांग होती है, हाँ हाँ ये बिल्कुल समझ में आ गया, और एक होता है विदाउट वारंट, जहां पे वारंट की आवश्यकता नहीं। कह रहा है इसमें कौन सा पढ़ना है? दोनों पढ़ना है? कह रहा है नहीं, इसे सिर्फ एक, जहां विदाउट वारंट। अब समझिएगा इस प्रोविजन को कि ये विदाउट वारंट का मतलब क्या है। सीधी सी बात ये है यार, विदाउट वारंट का अरेस्ट करने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जहां पे हम वारंट का वेट नहीं कर सकते कि हम वारंट आएगा तब जाएंगे अरेस्ट करेंगे, उतने में तो अपराध करके एविडेंसेस मिटा के गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं जिनमें अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है, उन्हीं ऑफेंसेस को हम लोग कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी संज्ञेय अपराध। ऐसे मामले जो संज्ञेय हैं। दूसरे कौन होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल, मतलब वो बहुत सीरियस नेचर के नहीं है, उनमें जो है मगर आपको अगर अरेस्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि हम आपको तुरंत अरेस्ट करने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को अरेस्ट किए तो उसकी फ्रीडम और लिबर्टी का मामला हो जाता है भाई, उसके मौलिक अधिकार हनन हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स उसके प्रभावित हो सकते हैं। तो कैसे हर किसी मैटर में आपको अरेस्ट करने दे? कह रहा नहीं अरेस्ट नहीं करने देंगे। कह रहा है क्यों नहीं अरेस्ट करने दो? क्योंकि यार नॉन कॉग्निजेबल मैटर होते हैं तो वो अपराध ही, मगर कुछ बहुत ऐसे नेचर के नहीं कि जो पूरी सोसाइटी को प्रभावित करें, वो थोड़े प्राइवेट नेचर के होते हैं, बस किसी पर्सन इंडिविजुअल तक ही, एक दो लोग चार लोग तक ही बस सीमित होता है उसका दायरा, बस उतनों को ही प्रभावित करता है, बहुत बड़े लेवल पूरी सोसाइटी कोई हार्म नहीं करता ये। मगर जो कॉग्निजेबल होता है वो पूरी सोसाइटी को प्रभावित करता है, पूरी सोसाइटी में दहशत फैला देता है। तो इस कारण हमें जरूरी होता है कि भाई वहां पे हम जो है तुरंत एक्शन लें, इमीडिएट एक्शन लें और उस व्यक्ति को अरेस्ट करके तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएं। यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी को लग रहा है कि हाँ मेरे अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, अपराध हुआ है, मगर वो कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो पुलिस कहती है भाई मुझे काहे परेशान कर रहे हो हर मैटर में, लॉ में लिखा है अगर तुमको बहुत दिक्कत है तो तुम जाओ जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने जाओ, एक बार बोलो, वो अगर वारंट जारी करते हैं तो मैं बिल्कुल कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा, अरेस्ट भी करूंगा, इन्वेस्टिगेशन भी करूंगा। मगर जब तक वो वारंट या ऑर्डर ऊपर से नहीं देंगे मैं एक रत्ती कुछ भी इस मैटर में नहीं करने वाला। तो नॉन कॉग्निजेबल मैटर का सीधा सा यही मतलब है, मतलब असंज्ञेय अपराध जो बहुत ही लेस सीरियस, बहुत ही नहीं मतलब लेस सीरियस है इन कंपैरिजन टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब समझ में आएगा। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं,
उन मैटर्स में, तो आपको समझ में आ गया होगा जब हम लोग बात कर रहे हैं विदाउट वारंट, मतलब बिना वारंट का अरेस्ट हो रहा है, तो समझिएगा वो मैटर कैसे होंगे, कॉग्निजेबल होंगे। तो कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय मामले होंगे। तो अभी इतना बात आप दिमाग में रखिए। वापस चलते हैं अपने प्रोविजन के ऊपर, देखते हैं क्या बता रहा है। देखो पहली लाइन क्या है, पहली लाइन कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर में विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, में पहला चीज ये पकड़ना है, में विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट ऑफ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। मतलब क्या कह रहे हैं, पुलिस अधिकारी बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगी, सीधा सा मतलब यही है, कर सकेगी, ये समझने वाली बात है। यहां पे देखिए दो चीजें हैं, एक यहां पे मे लगा, इस मे जो है दो बात रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे। अभी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही बात है, मगर क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट भी समझा रहा है, इसका मीनिंग मे में भी है, तो इसको जरा समझते हैं कि मे वर्ड का मतलब क्या है। पहली चीज कि इसको जरा फिर से देख लीजिए, पुलिस क्या कह रहा है, पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। किन सरकमस्टांसेस में अभी देखते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस है, मगर इसको जरा समझिए। कह रहा है मे अरेस्ट विदाउट वारंट, इसका सीधा सा मतलब ये, इस मे शब्द का क्या मतलब है, इसीलिए तो लगा है सकता है, कर सकता है, करेगा ये जरूरी नहीं है, इसीलिए लिख दे कर सकता है, मतलब पुलिस का डिस्क्रिशन है, पुलिस के पास ऑप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है देखो ये ऑप्शन के बाद कुछ शब्द आ रहा है, कह रहा है विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकता है। कह रहा है विदाउट वारंट, इसका क्या मतलब है, कह रहा है भाई वारंट का वेट नहीं करेगा, सीधा सा मतलब ये, कह रहा है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। कह रहा हाँ ठीक है, तो क्या मतलब वारंट में अरेस्ट कर सकता है, कह रहा हाँ क्योंकि मे लगा है भाई, बिल्कुल वो कर सकता है। तो क्या जरूरी थोड़ी कि हमेशा बिना वारंट के ही करेगा, अगर बाय चांस कभी वहां पे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ गया तो उस कंडीशन में भी वो वेट कर सकता है, उसको वो जरूरी नहीं कि एकदम बाउंड है इस बात के लिए कि बिना वारंट के अरेस्ट करेगा, बिना वारंट के अरेस्ट करेगा अगर कॉग्निजेबल मैटर। अरे भाई ऊपर से मजिस्ट्रेट ने बोल भी दिया तो करो ना अरेस्ट, क्या दिक्कत है, भले मामला संज्ञेय बहुत ही सीरियस मैटर है, तो उस सीरियस मैटर में भी वारंट दिया जा सकता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बस ये बोला है कि आपके पास ऑप्शन है, आपको वेट करने के लिए कोई जवाबदेही नहीं होगी कि आपने वेट नहीं किया, आप तुरंत जाइए अरेस्ट करिए, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। हाँ अगर आप अरेस्ट करने के लिए अगर आप वेट कर ले रहे हैं, हाँ जवाबदेही तो होगी अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ मामला तो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन था विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर सकते थे, मगर आपने वेट कर लिया, ठीक है आप तो बड़े गुड फेथ में काम कर रहे थे, मगर उस गुड फेथ में काम करते करते अगर केस प्रभावित हुआ, कोई बड़ा नुकसान हुआ तो आपकी जवाबदेही होगी, वरना अरेस्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि ठीक है भाई आप अरेस्ट कर ले रहे हो, आपने कहा कि नहीं नहीं इस नेचर का हमें नहीं दिख रहा था मामला कि हम तुरंत जाके अरेस्ट करें। तो पहली चीज़ तो ये वारंट के सेंस में, ये मे वर्ड जो है वारंट के सेंस में दो बातें समझा के कि भाई देखो विदाउट वारंट तो करना ही करना है, मगर कभी ऐसा हो जाए कि वारंट अगर दे दी जाए तो हाँ वहाँ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वारंट भी आ सकता है, वारंट भी जारी किया जा सकता है कॉग्निजेबल मैटर में, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो कह रहा और क्या दिक्कत है, कह रहा मैं अरेस्ट, लो भैया अरेस्ट वर्ड एक आ गया, क्या कह रहा था, अरेस्ट कर सकता है। अच्छा तो इसका क्या मतलब है, कह रहा है जरूरी नहीं कि हमेशा अरेस्ट करेगा ही करेगा, ये कैसे तय, क्योंकि कॉग्निजेबल मैटर है, सीरियस ऑफेंस है, बहुत लग रहा है कि मैटर कोई बड़ा होगा, गंभीर मामला होगा थोड़ा सा, तो कह रहा है कि इसमें भी जब अभी आप लोग पढ़ेंगे 35 को, 35 में बहुत अलग अलग तरीके के ऑफेंस हैं। जनरली अगर मोटा मोटा आप देखेंगे तो इसमें दो तरीके के ऑफेंसेस को बांट दिया गया है मोटे मोटे तौर पे। अगर हम बात करें सीरियस ऑफेंस और नॉन सीरियस ऑफेंस, जो सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में रखा है इसने वो अपराध जिनकी पनिशमेंट 7 साल से ऊपर की है, सीधी सी बात ये, इनको बोला कि ये और सीरियस है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम बात करें कॉग्निजेबल मैटर में भी दो हिस्से निकाल दें तो कॉग्निजेबल मैटर में भी जो 7 साल से ऊपर वाले मामले हैं उनको हम थोड़ा सीरियस, एक्स्ट्रा सीरियस की नज़र से देखेंगे। और कह रहे हैं जो 7 साल तक के हैं या उससे कम के हैं, कह रहे हैं उन मामलों को हम थोड़ा लेस सीरियस मानेंगे। तो कह रहा है ठीक है बढ़िया, मगर है तो दोनों कॉग्निजेबल, दोनों ही कॉग्निजेबल मैटर हैं, दोनों में ही अरेस्ट करना जरूरी है, मगर कह रहा है एक कंडीशन, क्योंकि यहाँ मे लगा है, में शब्द इसको थोड़ा सा प्रिविलेज कर दे रहा है पुलिस वालों को, किस सेंस में, उनके डिस्क्रिशन के सेंस में कि आप डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं। कह रहा है अच्छा, कह रहा है देखिए एक चीज़ समझिएगा, जहाँ पे सीरियस मामला होगा वहाँ तो बिल्कुल भी आपको कोई उसमें गड़बड़ करनी नहीं है, बिल्कुल भी उसमें आप लेट मत करिएगा, तुरंत अरेस्ट करिएगा। मगर कह रहा है यार दोनों ही सीरियस लग रहे हैं, कह रहा है दोनों सीरियस लग रहे हैं, थोड़ा कुछ समझिए। अब इसी को जो आप 35 का जब आप उसमें जब सब सेक्शन देखेंगे तीसरा वाला,
तो वहां पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे यही बात तो कह रहा है तीसरे वाले सबसेक्शन में कि जो भी अगर लगता है पुलिस वालों को कि अरेस्ट की आवश्यकता नहीं है, इसी सेक्शन में 35 का सबसेक्शन 3 जो है भी बोलेगा कि अगर पुलिस को लग रहा है कि अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो वो नोटिस दे के छोड़ सकता है। ठीक है, अब ये जो आवश्यकता नहीं है इस बात से क्लियर हो रहा है कि मतलब अरेस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, यहां पे ऑप्शन यहां भी दिख रहा है। तो ये बात इतनी क्लियर हुई। चलते हैं आगे वापस अपने प्रोविजन के ऊपर। देखिए क्या बात है भाई, पुलिस ऑफिसर में विदाउट द वारंट या विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट एनी पर्सन, मतलब पुलिस अधिकारी कोई आवश्यकता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो बिना वारंट के अरेस्ट करता है। पहले पॉइंट तो ये हो गया। अब कह रहा है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, कह रहा है कब कब करेगा बिना वारंट के, कह रहा है ये नीचे कुछ बातें दी गई हैं, इन कंडीशंस में कर लेगा। चलो जब पहली बात देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है यदि वो व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करते पुलिस की ही प्रेजेंस में, पुलिस वाला सामने खड़ा है उसी के सामने तुमने मर्डर कर दिया तो तुमको तो उठा ही ले जाएगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया, बहुत ही क्लियर, बहुत ही आसान पॉइंट है कि अगर तुमने पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई संज्ञेय अपराध कर दिया तो वहां कोई वारंट का थोड़ी पुलिस वाला वेट करेगा कि यार इसने इतना बड़ा बम मार दिया, इसको हम चले अब वेट करें पहले वारंट, तब तक तो गायब हो जाएगा और बम के एविडेंसेस भी गायब कर देगा वो। ठीक है, तो इतने पहला पॉइंट सीधा, पुलिस के प्रेजेंस में अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो आप नपे। दूसरा पॉइंट जरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है, देखिए अगर आपके खिलाफ कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट पुलिस के पास आती है, रीजनेबल कंप्लेंट, कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई भी रीजनेबल सस्पिशन उठ रहा है, पुलिस के माइंड में भी यही बात उठ गई कि भाई हाँ इसके खिलाफ जो कंप्लेन आ रही है बड़ी रीजनेबल कंप्लेन है, बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, एकदम विश्वसनीय है रीजन के साथ, और रीजनेबल सस्पिशन, पुलिस वालों को संदेह भी एकदम उचित है, ऐसा नहीं कि अनुचित, बिना मन का रातों रात सपना आया उठा ले गए, कहें कि यार वो रात में कुत्ता टहला रहा था उसको ले चलो, क्योंकि मेरे को उस पर संदेह हुआ। कह रहा भाई वो अपना कुत्ता टहला रहा रात में तो उसको अरेस्ट कर ले गए। कह रहा है मुझे संदेह हुआ। कह रहा है कैसे संदेह हुआ, कुछ तो सरकमस्टांसेस आसपास के बने होंगे। कह रहे नहीं क्योंकि वो गली से उधर जा रहा था तो मेरे को लगा कि वो जा रहा है बम लेके। तो कह रहा है गजब हो यार, वो अपना कुत्ता टहला रहा रात में, तुम कह रहे हो कि मेरे को दिमाग में अचानक से उठा। कह रहा है ऐसे थोड़ी अचानक से कुछ भी इमेजिन कर लोगे, तुम्हारी इमेजिनेशन पर डिपेंड नहीं करता, आसपास के तथ्य क्या थे उन सरकमस्टांसेस को जरा शो करो, बताओ कि वो सरकमस्टांसेस कैसे तुम्हारे दिमाग में इस चीज़ को बनाए, इस चीज़ का मैप तुम्हारे दिमाग में बना कि वो कुछ गलत करने जा रहा था। हाँ तुमको दिखता कि हाँ भाई वो अचानक से पहले वहाँ रुका हुआ था झाड़ी के पीछे, उसका एक दोस्त आता, उसको एक बैग देता है जिसमें तुम्हें संदेह था कि यहाँ पे गन की सप्लाई होती है और तुम्हें पहले से खबर मिली थी कि हाँ यहाँ पे किसी की हत्या होने वाली है, तो तुमको तो पूरा एकदम दिमाग में मैप तैयार है और वैसे ही कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो रीजनेबल सस्पेशन माना जाएगा। ये नहीं कि हवा में बेचारा कोई कुत्ता अपना टहला रहा चुपचाप रात में घर के बाहर तो तुम उसको उठा ले गए। तो ऐसे भी ये केसेस हुए हैं, सामने देखने को मिले हैं कई बार। तो समझिएगा, अगर पुलिस वाले को कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट, ये रीजनेबल कंप्लेंट पुलिस वाले साहब जान लीजिए आपसे पूछी जाएगी, अगर कोई व्यक्ति है अच्छा वकील करता है तो वो ये बात को निकलवा लेगा सामने। रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, एकदम विश्वसनीय सूचना होनी चाहिए, रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए, किस चीज़ को लेके तीनों बात होनी चाहिए। कह रहा है कि वो जो व्यक्ति है अपराधी कि उसने भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, कोई संज्ञेय अपराध किया है, इस चीज़ को लेकर सूचना मिली है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई भी सस्पिशन हुआ है, कोई भी संदेह हुआ है, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसा है, कह रहा है वो इस नेचर का है कि उसकी पनिशमेंट 7 साल तक या उससे कम है, और वो साथ में उसके फाइन हो चाहे ना हो, फाइन के साथ भी अपराध हो सकता है या विदाउट फाइन भी, मतलब 7 साल की जेल विद फाइन और विदाउट फाइन हो सकती है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब इसमें क्या देखिए, इसमें सिर्फ आप ये कंडीशन को आप अगर प्रूफ कर दिए तो इतने में आप जो है अरेस्ट नहीं कर लोगे। मतलब अगर आपको सिर्फ रीजनेबल कंप्लेंट मिल गई, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको सिर्फ संदेह हो गया कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस की अवधि, उस अपराध की अवधि अगर पनिशमेंट होती है तो 7 साल तक या उससे कम है, साथ में उसके फाइन भी हो सकता है या विदाउट फाइन, इतनी सजा है उस केस में। तो कह रहा इतनी अगर कंडीशन है तो इसमें क्या अरेस्ट कर ले, कह रहा नहीं 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 नहीं, ऐसे डायरेक्ट अरेस्ट मत करना, ये चीज तो पहली कंडीशन है। कह रहा है इसके बाद कुछ बातें और जरा देख लेना पुलिस, मतलब पुलिस ऑफिसर कह रहा है कुछ और बातें जरा ध्यान देना, उसके बाद ही अरेस्ट करना। क्यों, कह रहा है कि भाई देखो 7 साल से कम का मामला है, 7 साल तक का मामला है, उससे ऊपर का नहीं है। अभी हम लोग बात किए थे, देखिए दो पार्ट में इसको बांट रखा है मोटे मोटे। एक तो ये बात हो गई जो बी वाला पॉइंट है इसका, 35 के 1 का बी, और एक 35 के 1 का सी।
मतलब 35 का सेक्शन सब सेक्शन 1 का बी और सब सेक्शन 1 का सी। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि 7 साल तक और 7 साल से कम का ऑफेंस है, वो अपराध कैसा है जिसकी सजा इतनी है। यहाँ जब आप लोग जाओगे तो 7 साल से ऊपर की बात करेगा कि 7 साल से ऊपर की सजा मिल रही है, तो कह रहा है कि भाई देखो हमें अरेस्ट भी करना है। क्यों अरेस्ट करना है? क्योंकि जब अपराध होता है तो अपराध पूरी समाज को प्रभावित करता है, तो समाज में शांति बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से सरकार के कामों को चलाए रखने के लिए, लोगों के मन में भय ना हो, उनको बचाए रखने के लिए हमें अरेस्ट की आवश्यकता है। कह रहा हाँ अरेस्ट तो जरूरी है। कह रहा यार मगर कहते हो कि सभी का फंडामेंटल राइट है, तो कह रहा है यार हाँ यार देखो फंडामेंटल राइट नाम की भी एक चीज़ होती है, हर पर्सन की अपने अपनी जगह उसके अपने मौलिक अधिकार है। तो यार ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। एक तो हमें सोसाइटी को भी देखना है और हर एक नागरिक के फंडामेंटल राइट को भी ध्यान देना है। कह रहा सोसाइटी को पहले आगे करें कि फंडामेंटल राइट को आगे करें, समझ में नहीं रहा। अगर हम किसी को ऐसे उठा लें तो कह रहा है कि उसका फंडामेंटल राइट प्रभावित हो सकता है। कह रहा है अगर अरेस्ट ना करें तो सोसाइटी के जो इंटरेस्ट हैं, जो हित हैं, उनके उनके हित में चीज़ें होने वाली वो प्रभावित हो सकती है। कह रहा है इसका निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन क्या निकालें भाई, हम लोग क्या कैसे तय करें। तो कह रहा है कि एक काम करो, जो 7 साल के नीचे वाले अपराध हैं, 7 साल तक या उससे नीचे वाले, उसमें थोड़ा सा जो है ना कंडीशंस और बढ़ा दो। ऐसा ना हो कि आदमी कोई भी तुरंत जाके अरेस्ट कर ले। कह रहा उसमें अरेस्ट करने की चीज़ें कुछ कंडीशंस और डाल दो, उसको देखने के बाद ही अरेस्ट करना। और जो 7 साल से ऊपर वाले अपराध हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको कंडीशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए देखिए वो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही, पहली कंडीशन पे आप अरेस्ट कर लीजिए बस। मगर जो 7 साल से कम वाले हैं उसमें आपको कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी, कुछ कंडीशंस को देखना पड़ेगा। अब वो कंडीशंस ही हम लोग समझते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें साथ साथ एक आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लोगों के भी हित को, पूरे समाज के हित को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जब 7 साल से कम का मामला है तो कहीं किसी के साथ गलत ना हो जाए, इसलिए कंडीशंस को थोड़ी एक्स्ट्रा रखी गई है कि थोड़े एक्स्ट्रा कंडीशंस को आप देखते हुए चलिएगा, तभी आप जो अरेस्ट करिएगा। तो मामला कैसा है, 7 साल तक या उससे नीचे का पनिशमेंट है उस अपराध में। और पुलिस, देखिए पुलिस वाले के पास इंफॉर्मेशन आ गई, सिर्फ सस्पिशन हो गया, सिर्फ कंप्लेंट आ जाने के कारण वो अरेस्ट नहीं कर लेगा। कह रहा है इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पुलिस वाले को रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। रीज़न टू बिलीव क्या मतलब भाई, कह रहा है कि जो इनको सूचना मिली है, जो इनके पास कंप्लेंट आई है, उस कंप्लेंट का कुछ आधार होगा और उस आधार पर विश्वास करने का कुछ तो कारण होगा ना पुलिस वाले के पास। कह रहा वही रीज़न टू बिलीव होता है। कह रहा आपके पास ऐसा क्या कारण था कि आपने उस बताई हुई कंप्लेन, उस ध्यान दिए गए सस्पिशन, संदेह या इंफॉर्मेशन के ऊपर तुरंत विश्वास करते हुए अरेस्ट कर लिया। कुछ तो कारण रहा होगा। तो कह रहा है आपसे वो कारण पूछा जाएगा। सीधी सी बात, ये कारण पूछा कैसे जाएगा, क्योंकि जब आप अरेस्ट करोगे तो अरेस्ट करने के बाद आपको लिखित में बताना पड़ेगा मेरे पास फला फला कारण था इसलिए मैंने उनको अरेस्ट कर लिया, मेरे को ये चीज़ दिख रही थी होती हुई। तो पहली चीज़ तो ये कि आपके पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, और अगर आपके पास रीज़न टू बिलीव तगड़ा है आप बिल्कुल आगे निकलिए, अरेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 साल वाले ऑफेंस में भी कह रहा है। और क्या है, कह रहा है कि ऐसी कंडीशन है, अपराध है 7 साल तक वाला, सूचना उचना सब मिली हुई है, अरेस्ट करना एकदम जरूरी है। कह रहा है क्या डायरेक्ट अरेस्ट कर ले, कह रहा है नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा कि अरेस्ट करना नेसेसरी है। दूसरी कंडीशन ये बता दे रहा है, कह रहा है कि क्या कि एक में तो बता दिया रीजन टू बिलीव है, दूसरा कह रहा है कि अरेस्ट करना आवश्यक है। कह रहा है क्यों करना आवश्यक है यार, कह रहा है अगर नहीं अरेस्ट किए तो फर्दर ऑफेंस फिर होंगे, फिर अपराध होंगे। उस अपराधी को अगर हमने छोड़ दिया आज, भले वो अपराध 7 साल से कम का है, मगर वो इतना हैबिचुअल ऑफेंडर है कि वो जाके फिर से अपराध करेगा, फर्दर ऑफेंस करेगा। कह रहा है, और कह रहा है या तो आप ये शो कर दीजिए अरेस्ट क्यों जरूरी है। कह रहा है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको अरेस्ट नहीं किए तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी, इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत होगी। कह रहा है ठीक है। तीसरा कह रहा है अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो एविडेंसेस प्रभावित होंगे, एविडेंसेस टैंपर होंगे, डिसअपियर, छुपा दिए जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे। 3 बात ये हो गई। चौथा कर रहा है अगर इसको अरेस्ट नहीं किए तो ये जाके आसपास के लोगों को जो इस मामले से जुड़ा हुआ होगा, किसी भी पर्सन को या तो वो प्रॉमिस कर सकता है, धमकी दे सकता है, या इंड्यूस कर सकता है, उसे उत्प्रेरित कर सकता है। अब इस प्रॉमिस, थ्रेट और इंड्यूसमेंट से होगा क्या, केस प्रभावित होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा होगा जो कोर्ट में उस केस को सॉल्व होने नहीं देगा, उस फैक्ट को कोर्ट के सामने रखने नहीं दिया जाए किसी व्यक्ति द्वारा। तो ये इतना हो गया। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि विदाउट अरेस्ट
प्रेजेंस कैन नॉट बी इंश्योर्ड। कह रहा है वो इतना छटा हुआ बदमाश है कि उसको बार बार हम बुला रहे हैं प्यार से, वो आ ही नहीं रहा है। अरेस्ट करना एकदम आवश्यक है, बिना अरेस्ट के तो किसी कीमत पे नहीं आएगा कोर्ट के सामने उसको, अगर हम प्यार से बुलाएं तो। इतना ढीठ प्रवृत्ति का वो आदमी है, तो अरेस्ट यहाँ पे जरूरी है। और क्या भाई क्यों जरूरी? कह रहा है उसको कोर्ट के सामने तो पेश करना ही पड़ेगा ना, तो कोर्ट के सामने पेश करने के लिए उसको अरेस्ट करना एकदम जरूरी है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि इन इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अरेस्ट करेंगे। अगर आपके सामने कर दे रहा अपराध तो किस बात की बात है, आप डायरेक्ट अरेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कह रहा है कि अगर सिर्फ कंप्लेंट के माध्यम से हो रहा है, कंप्लेंट कोई सूचना आ रही है, कोई भी संदेह हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये सारी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। ये जो हमने भी इतनी सारी बातें देखी, इन सारी बात होने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा 7 साल से ऊपर का है तो नहीं है ऑफेंस। कह रहा अपराध तो 7 साल तक और उससे नीचे का है। कह रहा तो ये सारी बातें जरा ध्यान दे देना इन कंडीशंस को, तभी अरेस्ट करना। कह रहा तभी कैसे अरेस्ट करेंगे, हम ऐसे अरेस्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कह रहा ऐसे कैसे अरेस्ट कर लोगे भाई? आपको जब अरेस्ट करोगे तो आपको रिटन में, राइटिंग में आपको जो है लिखित में देना पड़ेगा कि हाँ हम फला फला कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसको अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी आपको। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे प्रोविजन को। अब एक बात और ये कि भाई देखिए, आप अरेस्ट करेंगे वहाँ तो आपको रीज़न देना ही देना है, मगर मान लीजिए कि अगर आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं इस सब सेक्शन 1 के अंडर, तो आपको इस बात को भी लिखित में देना पड़ेगा कि हाँ हाँ ये रीज़न थे इसलिए मैंने इनको अरेस्ट नहीं किया। आप बताएंगे कि इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अरेस्ट मैंने नहीं किया, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। नोटिस वोटिस देके उसको भी आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बातें रहेंगी। अगला आगे बढ़ते हैं। आगे सी पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा वही 7 साल से कम 7 साल तक, अब उसी का दूसरा रूप आ गया। कह रहा है कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल गई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ये दोनों कंडीशन तो पक्की है, होनी चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब सूचना ऐसी जो एकदम विश्वास करने योग्य है, विश्वसनीय सूचना है। इस बात को प्रूफ करवाएंगे आपसे कैसे विश्वसनीय सूचना है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर आप अरेस्ट कर सकते हैं। कब? अगर यदि किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और उस ऑफेंस की पनिशमेंट 7 साल से ऊपर की है, या डेथ सेंटेंस है, लटकाने वाली है सीधा, या और साथ में आपको रीज़न टू बिलीव भी होना चाहिए कि हाँ भाई ये अपराध सच में किया है उस पर्सन ने। ये तो एकदम मान के चलिए कि आपको बताना ही बताना है रिटर्न में कि हाँ ये रीज़न टू बिलीव मुझे हुआ था, मेरे पास कारण है उसकी उस सूचना के आधारों पर विश्वास करने का, तो आपसे वो कारण ही पूछा जाएगा। आपका रीज़न टू बिलीव कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे आपको विश्वास हो गया कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए, उसी ने अपराध किया, ये आपने कैसे तय किया? तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो कह रहा है कि अगर 7 साल से ऊपर का अपराध है, सीधी सी बात, उसमें डेथ सेंटेंस को स्पेशली लिख दिया, तो वहाँ पे आपको वेट नहीं करना, वहाँ तुरंत जाइए उठाइए, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात है। अब किसी पर्सन के इंडिविजुअल हम फंडामेंटल राइट को वहाँ पे हम बचाने नहीं जा रहे हैं। मतलब क्या, अगर अपराध और बड़ा है तो हम फंडामेंटल राइट को किनारे करेंगे, पूरे समाज को पहले शांतिमय बनाने की कोशिश करेंगे उस अपराधी को अरेस्ट करके। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जाइए, अरेस्ट करिए, कोई कंडीशन की फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज़ बताइएगा, अपना रीज़न टू बिलीव आपको कहाँ से आया, ऐसा आपको कैसे बिलीव हुआ, क्या रीज़न था उसके पीछे। तो ये बातें रहेंगी सी वाले पॉइंट की। अगला कुछ और कंडीशंस जहाँ पे आप बस डायरेक्टली देख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ये क्या क्या पॉइंट है देखिए जरा। देखिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के केस में भी आपको उठाया जा सकता है, डायरेक्टली उठा लेंगे, कोई आपत्ति नहीं, कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है पुलिस वालों को। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन है? जिनको सरकार, राज्य सरकार अपने आदेश के माध्यम से अपराधी घोषित कर देती है, इसको हम लोग पढ़ा जाएगा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, स्पेशली इनको प्रोक्लेम्ड किया जाता है, इनकी सूची निकल जाएगी कि हाँ भाई अब इनको जरा उठा के लाइए, ये बहुत दिन से इनको बुलाया जा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है इनको, तो प्रोक्लेम्ड कर देती। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इनको राज्य सरकार घोषित कर देगी, ये फला अपराधी, इसको जरा उठा के लाओ टांग के, तो वो कुछ अलग ही ढोल नगाड़ों के माध्यम से उसको बुलाया जाएगा, बढ़िया से उसका स्वागत होगा। तो स्टोलन प्रॉपर्टी केस में, अब स्टोलन प्रॉपर्टी मतलब चुराई हुई संपत्ति के केस में चुराई हुई संपत्ति क्या हो सकती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास इसका पोजीशन मिलता है, मतलब किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति मिलती है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी प्रॉपर्टी के संबंध में ऐसा कोई अपराध किया हो कि उस प्रॉपर्टी को चुराने से जुड़ा कोई अपराध किया हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको उठा लिया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट करते हो पुलिस को। अगर यदि कोई व्यक्ति है, कोई पुलिस वाला है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसको ड्यूटी में परेशान करते हो, आप उसको ड्यूटी नहीं पूरी करने दे रहे हो, तो उस दौरान भी आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं। या आप जो है लॉफुल कस्टडी से भाग जाते हो,
तो भी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, या आप भागने का प्रयास भी करते हो, अटेम्प्ट भी अगर करते हो तो भी आपको उठा लिया जाएगा। आप अगर भागने का प्रयास किए, पुलिस को परेशान किए, उसको ड्यूटी नहीं करने दिए, तो ये सब मैटर में आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्या है? अगला है डिजर्टर। डिजर्टर कौन भाई? हमारी यूनियन सशस्त्र बलों से जो भागे हुए उसके जो सिपाही होते हैं, कुछ कुछ होते हैं आप लोग सुने होंगे भगौड़े, जिनको घोषित कर देते हैं। क्या होता है? सेना से बच के भाग आते हैं, पीछे छुप के निकल आएंगे। तो ऐसे लोगों को भी अगर वो आपको संदेह होता है कि फलाजन है, तो उनको आप अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी वाले, सशस्त्र बल वाले उनको ढूंढते हैं कि ये जो भगौड़ा है, सेना से गद्दारी करके भागा है या किसी भी कारणवश भागा है और उसको डिजर्टर घोषित कर दिया गया है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट कह रहा है कि भाई कोई ऑफेंस हुआ है, मगर कहाँ हुआ है? कमिटेड प्लेस कोई है जो आउटसाइड इंडिया की है। देखिए कोई पर्सन है, उसने क्या किया है? कोई अपराध कर दिया है। अपराध कहाँ किया है? इंडिया के बाहर किया है, याद रखिएगा, इंडिया में नहीं किया है। मगर जो अपराध उसने किया है बाहर, फिलहाल देखिए वो व्यक्ति अपराधी किसी दूसरे देश में है, अपराध करके इंडिया में है, प्रेजेंट में वो इंडिया में घुस गया है। अब जरा ये देखिए कि उस ऑफेंस का नेचर ऐसा है, वो ऑफेंस इस तरह का है कि अगर इंडिया में भी हो जाता तो यहाँ भी वो पनिशेबल होता, यहाँ भी उसकी सज़ा दी जाती। और साथ में याद रखिए कि उस पनिशमेंट, उस ऑफेंडर या कोई भी लॉ जिस नेचर का वो ऑफेंस है, वो ऑफेंस किसी इंडियन लॉ में उसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के रूप में इंडिया में रखा गया। एक्स्ट्राडिशन क्या मतलब है? कह रहे से इंडिया और दूसरा देश, किसी भी देश का वो अपराधी हो सकता है, मान लीजिए कोई भी देश, तो उसका जो है इंडिया से करार है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत कि अगर हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति भागता है कोई अपराध करके, तो हम आपसे वापस ले लेंगे। तो ये दोनों देशों में करार है, तो वो इंडिया करेगा, उनको प्रोवाइड करवाएगा। तो ये करार भी होना जरूरी है किसी लॉ के तहत, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लॉ को लेके। तो अगर वो हुआ है, एक्स्ट्राडिशन के तहत वो कवर होता है और वो ऑफेंस पनिशेबल है इंडिया में, तो ऐसे व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जा सकता है कि वापस ले जाके उनको पहुंचाएंगे कि हाँ भाई लो, तुम्हारा अपराधी था, ले लो, इसको अरेस्ट करके हम रखे हैं। तो ये बात हो गई। अगला पॉइंट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रीच कर देता है, कोई व्यक्ति इस बात का खंडन करता है, मतलब इस प्रोविजन को फॉलो नहीं करता है। कौन सा प्रोविजन? सेक्शन नंबर 394 का सब सेक्शन 5। अब इसमें क्या चीज़ है? इसमें सीधी सी बात यह है कि भाई देखिए अरेस्ट करने को लेके उसके बाद कुछ कंडीशंस उनके पास होगी। इसको लेके जो है स्टेट जो है रूल बना सकती है, राज्य के पास पावर है कि वो रूल बना सकती है। अब इसमें पावर है, रूल बनने का क्या मतलब है कि मान लीजिए स्टेट ने कोई रूल बना दिया, तो अब क्या होगा कि आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अरेस्ट के बाद कोई कंडीशन अगर रख दी गई तो वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। मगर आप क्या करते हो? उन बातों को, उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो ऐसे कंडीशंस में भी आपको अरेस्ट किया सकता है। अब इसमें ये जे वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? जे वाला पॉइंट सीधी बात बोल रहा है कि अगर रिटन में, चाहे ओरल, चाहे लिखित फॉर्म में, चाहे ओरल फॉर्म में, अगर कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर, कोई अनदर पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि भाई फला व्यक्ति को अरेस्ट करिए क्योंकि वो इस सब सेक्शन में, सब सेक्शन 1 में कवर होता है, उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, विदाउट वारंट उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसके ब्यौरा दीजिए वो, तो ऐसे कंडीशन में जिस दूसरे पुलिस वाले को बोला गया है वो भी अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं आगे, आगे की बात देखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अब ये जो इसका जो सब सेक्शन 2 है वो बस एक बात बोल रहा है कि अगर मैटर ऐसा है जो नॉन कॉग्निजेबल, आप पढ़ेंगे तो उसमें सीधा सीधा ये निकल के आ रहा है कि मैटर अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो वहाँ पे विदाउट वारंट आप अरेस्ट नहीं कर सकते, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं होगा। बिना वारंट का मतलब हो गया विदाउट वारंट भी और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी, तो दोनों कंडीशन में बिना इनके तो काम होना ही होना नहीं है। कह रहा है इसमें कुछ एक एक्सेप्शन भी है, कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 39। इसमें 39 का जिक्र भी है। ये 39 क्या है? कह रहा है कि भाई अगर अपना नाम और एड्रेस तुमसे पूछ रहा है, भले मामला असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल है, वहाँ पे अगर तुमसे कोई पुलिस वाला अगर पूछ रहा है कि भाई तुम अपना सही नाम बताओ, सही पता बताओ, और तुम कह रहे हो नाटक बता रहे हो, बार बार पता चल रहा है कि यार तुम झूठ बोल रहे हो, और इस चीज़ को क्लियर हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में फिर वेट नहीं करेगा, फिर वो वारंट नहीं लाएगा, क्योंकि तुम अपनी जगह गलत हो, तुमको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट भी उस कंडीशन में। इसीलिए बोला सब्जेक्टेड टू सेक्शन नंबर 39, इस प्रोविजन के अधीन रहते हुए ये बात वो कर सकता है, ठीक है। तो ये बात मानी जाएगी। मतलब जनरल रूल क्या है कि अगर कोई असंज्ञेय मामला है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वहाँ पे विदाउट वारंट अरेस्ट
नहीं होगा, सीधी सी बात है। वहाँ पे आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लगेगी, वारंट लिखवाना पड़ेगा, वारंट चाहिए रहेगी। मगर बात अगर ऐसी हो गई कि नॉन कॉग्निजेबल मामले में पुलिस आपसे नाम पता तो पूछ ही सकती है ना, एक सिक्योरिटी पर्पज से कि आप हो कौन, कहाँ रहते हो, तो इतना चीज़ पूछ के आपको छोड़ सकती है, अरेस्ट तो करेगी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको सही नाम और पता बताइए। अगर आप गलत बताते हैं तो उस कंडीशन में आपको फिर वो विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा क्लॉज बोला था। तीसरा क्लॉज पे आते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, कह रहा भाई देखो सीधी सी बात है, अगर इस सबसेक्शन 1 में अगर सब सेक्शन 1 में कहीं भी अगर किसी को लगता है, मतलब जो ए से लेकर पूरा जे तक जो आपने पॉइंट पढ़े, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा अगर कहीं भी पुलिस वाले को लग रहा है कि अरेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब भले अपराध हुआ है, कॉग्निजेबल ही है, संज्ञेय मामला ही है, कॉग्निजेबल मतलब बिना वारंट के अरेस्ट किया सकता है, मगर उसके बाद भी लग रहा है कि नहीं नहीं यार अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम इनको एक नोटिस देके छोड़ सकते हैं। और नोटिस में होगा क्या कि भाई ठीक है हम आपको नोटिस देके छोड़ रहे हैं, मगर नोटिस का क्या मतलब है, कह रहा नोटिस देंगे आपको फला जगह फला डेट पे आना पड़ेगा हमारे पास, आपसे थोड़ी बहुत पूछताछ करेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसका मतलब क्या, आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया ही जाए ये आवश्यक नहीं है। पहली चीज़ तो इतना दिमाग में आप बना लीजिए। अभी इससे जुड़े केस लॉज भी आएंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे कि केस लॉ क्या कह रहे हैं इससे। अरनेश कुमार का केस है इसमें बहुत लीडिंग, तो इनको भी देखा जाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या बोला, तीसरा सबसेक्शन क्या बोला कि अगर लगता है सबसेक्शन 1 में कहीं भी पुलिस वालों को कि भाई अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है वो तो आपसे लिखित में लिया ही जाएगा कि आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया, ठीक है आपको बता देना है। आप वो कंडीशंस, वो रीज़न बताते हुए एक नोटिस भी आप जारी कर सकते हैं। और उस नोटिस का मतलब क्या होगा, उस नोटिस का मतलब है सीधा उस पर्सन से आप मिलना चाहते हैं, इस डेट पे इस जगह बुला लीजिए, और इसी का कभी कभी फ़ायदा उठाते हैं। क्यों, क्योंकि इसी में एक प्रावधान भी है कि अगर पुलिस वाले को लगता है, यहाँ तो देखिए लगता है भी लिखा है इसमें, कह रहा है इसी में लिखा है कि कोई भी अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यही जरा पाँचवा पॉइंट पढ़िए। एक नोटिस देके छोड़ दिया जाएगा, मगर यहाँ पे क्या है कि चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि पर्सन इज ड्यूटी बाउंड टू कंप्लाई नोटिस। ये नोटिस में है क्या, नोटिस में उस जगह पे बुलाया गया है, पुलिस जहाँ बोली है उस तिथि पे उस समय पे आप पहुंचिए, मौजूदगी अपनी पेश कराइए, और ये आप जिम्मेदारी है आपकी, आपकी ड्यूटी, आप ड्यूटी बाउंड हो, आप पर्सन जिसको भी ये नोटिस गया है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद जरा देखिए मस्त पॉइंट तो ये है कि कह रहा कोई भी अरेस्ट नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति उस नोटिस की बातों को मानता है, जनरल रूल कह रहा है, मगर अगर कोई सरकमस्टांसेस ऐसे दिखते हैं कि अरेस्ट हो सकता है तो वहाँ पे अरेस्ट कर सकती है पुलिस। तो इसी बात का फ़ायदा उठाती है, आपको बुलवा लेगी, कहेगी भैया आ जाओ, आपके खिलाफ बस नोटिस जारी किए, आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, अरेस्ट नहीं करेंगे, नोटिस पे हम बुला रहे हैं। कह रहे ठीक है आ गए, कह रहा वहीं बैठाए रहेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे, उतने में अरेस्ट कर लेंगे, या तो आपको बस पेश करवाते, इसी लोग भाग जाते, कहते हैं हम आएंगे नहीं जाओ, तो देते रहते हैं वो लोग नोटिस, जाते ही नहीं है। तो अनलेस रिक्वायर्ड, जब तक अगर रिक्वायर है तो अरेस्ट कर लीजिए, यही जो लाइन है ना यही खेल जाती है। तो यही पुलिस वाले बढ़िया इस्तेमाल कर लेते हैं सर कि भैया तुम आओ, तुमको अरेस्ट नहीं करेंगे, जैसे ही सामने आता है तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। मगर लॉ क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई भी इन बातों को जो आपने नोटिस दी उसको फुलफिल कर रहा है, आ रहा आपकी बात सुन रहा है, उसको अरेस्ट मत करिएगा जब तक कि एकदम आवश्यक ना हो, रीज़न आपको देना पड़ेगा अरेस्ट का, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन है तीसरे से, तीसरा सबसेक्शन से लेके छठवां, मतलब थर्ड से लेके 6 तक की बातें कहाँ की हैं, यही तो था सेक्शन नंबर 41A सीआरपीसी का, यही 41A जो है सीआरपीसी का पोर्शन था। और इसको आप या तो ये कह लीजिए यही पोर्शन जो है 2009 का अमेंडमेंट भी था, 2009 के संशोधन से भी जोड़ा गया था। तो ये बातें अभी इसको बस जानकारी के लिए जानते रहिए, कोई इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। देखिए तो क्या बोला कि अगर लगता है, तीसरा पॉइंट क्या बोला कि अगर लगता है कि भाई अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो आप वहाँ पे नोटिस देके छोड़ सकते हैं। कह रहा है अगर नोटिस आई है तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि नोटिस को कंप्लाई करे, सूचना का अनुपालन करे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई अनुपालन करता है उस नोटिस का, उसकी लिखी हुई बातों पे, उस डेट पे जाता है पुलिस वाले के सामने, तो अरेस्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मगर अगर कोई दिखता है कंडीशन, अनलेस रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत लगती है, आवश्यकता लगती है तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, मगर रीज़न दे दीजिएगा, इतना बस ज़रूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, छठवां पॉइंट इसमें क्या है।
देखिए 6वां सबसेक्शन कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है फेल हो जाता है, नोटिस को फेल कर जाता है, मतलब आ ही नहीं रहा है, वही तो मैं बताया कि कोई आता ही नहीं है, क्योंकि पता है वहाँ जाएंगे तो भी अरेस्ट होंगे, नहीं जाएंगे तो भी अरेस्ट होंगे। कह रहा है अगर कोई नोटिस को फुलफिल नहीं करता है, नोटिस की बातों का अनुपालन नहीं करता है और जानबूझ के अनविलिंग, मतलब खुद चाहता है कि मैं आइडेंटिफाई ना होने पाऊँ, मुझको वो अपने आप को बचाता है, तो ऐसे कंडीशन पे अरेस्ट किया जा सकता है, उसको पुलिस जाके अरेस्ट कर सकती है डायरेक्टली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपने नोटिस दिया, उसने नहीं माना, मैटर तो साफ बन रहा था कि आप पहले भी अरेस्ट कर सकते थे, मगर जाके आप अरेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि आपने बहुत उनको छूट दी। अब ये सब छूट हवा में नहीं मिल रही, अभी इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, इसकी दया पे इन लोग इतना बाउंड हुए हैं, वरना ये लोग तो मानते ही ना, पहले अरेस्ट कर लेते थे, पता ही नहीं चलता था कौन कहाँ गया। तो इतनी बातें, मगर अगर इस अरेस्ट को लेके भी अगर कोई कोर्ट ने कोई बात बोल रखी है तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ही पुलिस वाले उठाएंगे, अरेस्ट करेंगे, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट पॉइंट, ये जो है 41 का और 41A में बात नहीं थी, ये कोई एक नई बात है जो 35 में जोड़ी गई है। क्या जोड़ी गई है? अगर कोई अपराधी है, सेम मामला पूरा ऊपर का, पूरी कहानी एक जैसी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मगर यहाँ पे क्या बोल दिया, अपराध की सजा कितनी है, लेस देन 3 ईयर है, 3 साल से कम की सजा है। कोई इन्फर्म है, कोई इन्फर्म का मतलब कोई बीमार व्यक्ति है, इन्फर्म है, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, और या कोई ऐसा व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर की एज का है, कितनी, 60 साल से ऊपर की, तो उस व्यक्ति को आप डायरेक्ट मत अरेस्ट करिएगा, ये कृपा करिएगा। उसके लिए डीएसपी रैंक के ऑफिसर से कम पूछ लीजिएगा, यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से जरा पूछ के ही अरेस्ट करिएगा, डायरेक्ट मत उसको टांग लेके चले जाइएगा। किन किन कंडीशंस में आप डायरेक्ट नहीं अरेस्ट कर सकते, थोड़े नियम बदल गए, इसलिए सभी लोग, अगर कोई पुलिस वाला भी देखता है इस लेक्चर को तो उसको ये बातें पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी ऑफेंडर है, मामला कैसा है, इस पूरे सेक्शन में दी गई बातों को कवर कर रहा है, यानी संज्ञेय मामले से ही जुड़ा है, जहाँ पे आप विदाउट वारंट अरेस्ट की बात कर रहे थे। कह रहा है ठीक है, पूरा मामला वही है, मगर कोई व्यक्ति है जो अपराध करता है और उसकी सजा कितनी है, 3 साल से कम, तो उस कंडीशन पे अगर कोई ऑफेंस ऐसा है, संज्ञेय है मगर उसकी सजा कितनी है, 3 साल से कम, डीएसपी से पूछ के ही अरेस्ट करिएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसको मत उठा लीजिएगा, भले उसने ऊपर कोई भी कंडीशन में कार्य किया हो, ऑफेंस कैसा भी हो, तो उसकी जो है 7 साल से ऊपर की हो, चाहे 7 साल के नीचे का अपराध बनता हो, तो ऐसे केस में भी आपको जो है डीएसपी से बिना पूछे अरेस्ट करने की पावर नहीं होगी। तो मतलब कोई भी पर्सन क्वेश्चन कर सकता है, और पुलिस वाले जबरी उठा ले तो जबरी उठा ले के भाई उनके खिलाफ आप जाइए, मुकदमा दायर करिए, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। आप भी लॉ के तहत बाउंड है, रूल ऑफ लॉ है। और कोई व्यक्ति जो 60 साल से प्लस है उसको भी आप डायरेक्ट नहीं उठा सकते, डीएसपी रैंक के ऑफिसर से आपको पूछना पड़ेगा। तो इतनी बातें। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ आगे की बातों को। यहाँ पे प्रोविज़न लगभग ख़त्म है। देखिए प्रोविज़न पूरा कंप्लीट हो गया 35 का, जहाँ पे आपने पूरा बीएनएसएस का 35 सेक्शन देख लिया। अब याद रखिएगा 35 का सेक्शन अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। उसने बोला कि बिना वारंट के अरेस्ट आप कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतने ही बस कंडीशन है जहाँ पे बिना वारंट के अरेस्ट होता है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। और जैसे और कौन कौन सी कंडीशन होती है, जैसे भाई कोई अदर लॉ है। ये जो बीएनएसएस है, ये नया लॉ, ये खुद अपने अंदर बहुत सारी स्पेशल कंडीशन रखा होगा, और उन स्पेशल कंडीशन को अगर वो स्पेशली कहीं बता रहा होगा तो उन कंडीशंस में भी पहली चीज़ तो अरेस्ट हो सकता है डायरेक्टली विदाउट वारंट। जरूरी नहीं कि वो 41 नहीं 35 वाली ही हो, 35 वाली ही बात होना आवश्यक नहीं है। अगर इस एक्ट में, इस कानून में, संहिता में अगर अलग से कोई बात अगर लिख दी गई है स्पेशली कि ठीक है आप 35 के बाद के अलावा भी इस कंडीशन में भी आप डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हो, तो उस कंडीशन में भी अरेस्ट हो सकता है। और क्या, तो क्या बस इसी लॉ, यही लॉ है जो पूरा सब कुछ बता दे? कह रहा नहीं, अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव ना होने का मतलब क्या, कह रहा बहुत सारे लॉज हैं, कंप्लीट ये कंप्लीट जानकारी नहीं देता इस विषय पे, ये बस एक जनरल रूल बता रहा है, सामान्य नियम बता दे रहा है। मतलब क्या, स्पेशल रूल तो हर एक्ट में अलग अलग हो सकते हैं। कह रहा अगर कोई अलग लॉ है, उसमें कोई इससे जुड़ी बात दी हुई है, तो उस एक्ट में, उस कानून में दी गई बात को ही हम लोग फॉलो करेंगे, ना कि यहाँ पे बीएनएसएस वाली बात को हम फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या, कोई अदर कानून जैसे हो सकता है आर्म्स एक्ट हो गया, कोई एक्सप्लोजिव एक्ट हो गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हो गया, ऐसे कोई कानून जो अलग से बने हैं जहाँ पे प्रावधान है उनके अंदर कि आप डायरेक्टली यहाँ भी इन सर्कमस्टांसेस में किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप लड़ने मत लगिएगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बीएनएसएस में बोल रहा था कि बस इतने ही पॉइंट पे कर सकते हैं। तो याद रखिएगा बीएनएसएस एग्जॉस्टिव नहीं है, पूरा कंप्लीट इस मैटर पे जानकारी नहीं देता है, ये सिर्फ सामान्य नियम बताता है कि अगर कहीं भी क्रिमिनल नेचर का मैटर हो रहा है तो उस कंडीशन में कब कब कैसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। हाँ, अगर स्पेशल लॉ नहीं तो
तब तो इन्हीं का नियम लगेगा। मगर हाँ, अगर किसी पॉइंट पे स्पेशली कोई लिख दिया गया बात तो वो इस बात के ऊपर जाके अपनी बात लागू करवाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जरा अपने केस लॉस को देखते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ जोगिंदर कुमार का, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ। ये क्या बोलता है भाई, देखो सबसे पहली चीज़, अरेस्ट को लेके बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। अरेस्ट हो रहा है, कौन पर्सन कहाँ जा रहा है कुछ अता पता चल नहीं रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे अरेस्ट के टाइम दिक्कत क्या होती है, हमें लोगों के फंडामेंटल राइट का भी ध्यान रखना होता है और सोसाइटी के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना होता है। तो इस बात को ध्यान रखा गया इस केस में और कुछ बातें बता दी गई। क्या बोला गया कि भाई देखो, किसी को भी अरेस्ट कर रहे हो तो उसके फ्रेंड, रिलेटिव या कोई ऐसा पर्सन जो जिसको जानकारी देना जरूरी हो उसके अरेस्ट से जुड़ी, तो उसको उस पर्सन के विषय में जानकारी दीजिए। मतलब जो भी पर्सन अपराधी है उसका कोई तो दोस्त होगा, कोई रिलेटिव होगा या कोई अदर पर्सन जिसको जानकारी मिले कि वो पर्सन अरेस्ट हो गया है, इस मैटर में अरेस्ट हुआ है। तो ये चीज़ सबसे पहले करिए कि कोई एक व्यक्ति को जानकारी दीजिए इस बात की। किसके ऊपर ये ड्यूटी डाल रहा है, कह रहा पुलिस वाले के ऊपर। और ये पुलिस वाले की ड्यूटी है, दूसरा पॉइंट बता रहा है, कह रहे पुलिस वाले की ड्यूटी है कि एक्यूज्ड को, अपराधी को इस अधिकार के बारे में पता हो। उसको आप बताइए खुद जाके कि देखो यार मैं तुमको अरेस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति को तुम्हें घर में या तुम्हारे दोस्त से कोई किसी को बताना है अपने अरेस्ट के बारे में तो मुझे नाम दे दो, मैं उसको बता दे रहा हूँ, फ़ोन नंबर तो मैं फ़ोन करवा दे रहा हूँ और तुम एक बार बता दो। तो इससे ये होगा क्या कि उसकी भी जो प्लेस होगी, कहाँ पे अरेस्ट करके रखा गया, किस मैटर में है, तो वो पता चल जाएगा और उससे घर वाले तैयारी करेंगे, वकील वकील लाएंगे, सब कुछ होगा, बातचीत होगी, तो एक सही तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ और मतलब कस्टडी में मिसयूज़ नहीं हो किसी के अगेंस्ट। पहली चीज़ तो ये पावर, पुलिस वाले बहुत कस्टोडियल डेथ होती थी, बहुत चीज़ हो जाता था ना, तो पता नहीं चलता था कौन पर्सन कहाँ अरेस्ट होकर गया है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जोगिंदर कुमार का केस आया। तो जोगिंदर कुमार ने क्या क्या बोल दिया भाई, फ्रेंड रिलेटिव को पहली चीज़ तो आप इन्फॉर्म करेंगे कि एक पर्सन आपका घर वाला है, ये अरेस्ट हो गया है। और अगर किसी व्यक्ति को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, कोई अपराधी है, तो उसको आप जानकारी देंगे, ये पुलिस वाले की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, आप एंट्री में लिखेंगे, क्योंकि देखिए डेली एंट्री होती है, डायरी, पुलिस डायरी, तो वहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ती, कौन अरेस्ट हुआ, क्या कार्रवाई हुई, सब कुछ आपको लिखना ही पड़ता है। तो अगर किसी पर्सन को आप अरेस्ट करके लाए होंगे तो ये तो आपकी ड्यूटी बनती है ना कि आपने उससे जुड़े किस व्यक्ति को इन्फॉर्म किया है, तो ये बात भी आपको डायरी में लिखनी पड़ेगी। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि फंडामेंटल राइट उसके प्रोटेक्ट कराए जा सकते हैं। तो यही चीज़ है कि कस्टोडियल डेथ नहीं होगी, कस्टडी में उसके टॉर्चर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए रखी गई हैं। अब इसी से जुड़ा एक और केस है, इन्हीं बातों से जुड़ा और काफ़ी लीडिंग केस है इस मामले पे, डीके बासु का केस अपने आप में बहुत ही लीडिंग केस। ये जब आता है तो भाई हर चीज़ बहुत ही डिटेल फॉर्म में इसमें गाइडलाइंस दी गई। जैसे क्या क्या कि जब भी कोई पर्सन अरेस्ट करेगा, जो पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है, उसके पास जब भी आप इंट्रोगेट कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, आपका अपना क्लियर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन कुछ होना चाहिए कि हम आपको पहचान सके कि फला व्यक्ति ने कोई ये कार्य किया। मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके पास होना चाहिए कि आपका नाम ये है, फला डेजिग्नेशन है आपका। तो मतलब वही है जो बैच मिलता है उन लोग को, तो वो लगा होना चाहिए। क्लियर बात ये है। दूसरा क्या बोल दिया, दूसरा बाउंड कर दिया पुलिस वालों की, भाई आप जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करोगे तो आपको अरेस्ट मेमो बनाना पड़ेगा, सीधी बात। तीसरा फिर वही फ्रेंड वाली बात, अरेस्ट मेमो में सीधा होता है, सारी जानकारी होती है उनसे जुड़ा, एक मेमोरेंडम तैयार होता है, मेमोरेंडम में उनका साइन होगा और साथ के जो भी सोसाइटी के, लोकेलिटी के मेंबर होंगे तो वो सब भी साइन करेंगे। तो ये सब चीज़ होती है, तो मेमो तैयार हो जाता है। तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा अलग से, अरेस्ट मेमो क्या होता है। वैसे इसमें एक लेक्चर है जब सीआरपीसी में कवर हुआ था अरेस्ट मेमो, तो उस पोर्शन को आप देख सकते हैं जाके, एक अरेस्ट मेमो को आपको आइडिया लग जाएगा। तो फ्रेंड, रिलेटिव, वही पुरानी बात जो जोगिंदर कुमार के केस में बोली गई वो इसमें बोली जा रही है कि फ्रेंड रिलेटिव को आप इन्फॉर्म करेंगे। और अगर किसी व्यक्ति को, किसी एक्यूज को अगर इस अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है तो अगला पॉइंट यही बोल रहा है कि आपकी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी, पुलिस वाले की, कि अगर आपके डायरी में नहीं लिखा मिला किसी का नाम और वो व्यक्ति अरेस्ट दिख रहा है और आपने ये पता चलेगा कि आपने उसके किसी भी रिलेटिव को, आसपास के नज़दीक के आदमी को नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दी, तो आपके ऊपर भाई ये अरेस्ट तो अब क्वेश्चन में उठने वाला है, या आपकी अरेस्ट अब क्वेश्चन होगा कि आपने कैसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट का तो पहला रिक्वायर चीज़ ये है कि आपको उस व्यक्ति को ये सारी बातें बतानी है, उसे किसी एक पर्सन को इन्फॉर्म करना है कि सही तरीके से ट्रायल चल सके। ठीक है, इतनी बात। अगला चीज़ क्या, एग्जामिन करेंगे तुरंत, जैसे ही आप अरेस्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को जरा चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ इंजरीज है, मार्क्स हैं, वो सब भी जरा नोट करके धरे रहिए अपने पास जितनी इंजरी हैं। इससे क्या होगा कि आगे कहीं कस्टडी में तो इंजरी नहीं हो रही, ये सब पता चलेगा। तो इंजरी हो रही ये भी आपको तुरंत नोट करना है। दूसरी चीज़ क्या हो सकता है, और भी कुछ बातें एक्स्ट्रा बताई गई हैं बहुत सारी, जैसे आप 24 घंटे में पहुंचाइए तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने और उनको लॉयर दे सकते हैं। ये सब बातें डीके बासु केस में कहा जा रहा है कि आप जो है मेडिकल एग्जामिनेशन, किसी भी ट्रेन डॉक्टर 48 घंटे के अंदर तुरंत कह रहा है कि आप भाई 48 घंटे के अंदर जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाइए, लॉयर की बात कर दिया, और ऐसी बहुत सारी बातें करने को कह रहा है। तो ये तो हो गई डीके बासु केस।
की बात और जोगिंदर कुमार। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे केस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लीडिंग केसेस हैं, और एक अरनेश कुमार का, हेमा मिश्रा, सत्येंद्र कुमार और एल राम नारायण सिंह का केस। ये सब बड़ी अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं, जरा इसको भी थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, अरनेश कुमार, हेमा मिश्रा और सत्येंद्र कुमार, ये सब एक, ये तो लगभग एक जैसी बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसको और फोर्स दे रहे हैं। अब लगभग तीनों एक जैसी बात कर रहे हैं, इसको जरा समझते हैं। अरनेश कुमार इसमें बहुत लीडिंग केस, अरनेश कुमार ने इतनी गजब की बात इसमें बोल दी है कि सारा खेल ही खत्म हो गया। अभी तक हम लोग जितना लड़ाई कर रहे थे कि 7 साल से कम वाले ऑफेंस और 7 साल से ज़्यादा वाला अगर अपराध है तो वहाँ पे अरेस्ट हो सकता है, इसमें हम थोड़ी सी रियायत बरत सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस देखनी होगी। आपने फिर उसके बाद पढ़ा होगा कि पुलिस नोटिस दे के भी छोड़ सकती है। अरनेश कुमार का केस आता है, कहता है भाई नोटिस आपको देना पड़ेगा। कह रहा है कब? कह रहा है अगर मामला ये वाला है 7 साल या 7 साल से कम वाले अपराध से जुड़ा है तो उस केस में पुलिस के पास ये मैंडेटरी ड्यूटी है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, आप ड्यूटी बाउंड हो। और अगर आपने ये कार्य नहीं किया, आप देख रहे हो कि हाँ आपने पहली टाइम अगर उसको नोटिस नहीं दिया, आप देख रहे हो कि मामला ऐसा ऐसा बन रहा है, 7 साल से कम वाला है, तो भी आप उसको नोटिस नहीं दिए पहली बार, तो आपके ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा, आप तुरंत इनके अगेंस्ट चले जाओगे, इनके ऊपर। बल्कि जिस पुलिस वाले ने अरेस्ट किया होगा, अरेस्ट मेमो तैयार किया होगा, उसका तो भाई फिर दिक्कत आने वाली है, हालत ख़राब होने वाली है। क्यों ख़राब होने वाली है? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी बन सकता है, क्योंकि अरनेश कुमार एक लीडिंग केस है और कोर्ट की बात को ना मानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, और आपके खिलाफ लॉ को सही तरीके से अनुपालन न करने के सेंस में भी आपके ऊपर कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होंगी। तो अरनेश कुमार का केस क्या कह रहा है? 7 साल को, पहली चीज़ क्या कह रहा है, 7 साल मैंडेटरी कर दे रहा है, 7 साल के नीचे वाले जो ऑफेंस है उनमें आपको नोटिस देना ही देना है, 7 साल से ऊपर वाले के लिए हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हेमा मिश्रा भी सेम बात बोल रही है, हेमा मिश्रा केस में भी सेम बात हो रही है। दूसरी चीज़ अभी सत्येंद्र कुमार इस सेंस में क्या है, इस मैटर से ही जुड़ा मामला है। कह रहा है अगर आपने 7 साल से नीचे वाले या 7 साल तक वाले मामले अगर आपने नोटिस नहीं दी तो याद रखिएगा वो अपराधी एंटाइटल हो जाएगा बेल ग्रांट करवाने के लिए, मतलब वो बेल का फिर अधिकारी हो जाएगा, उस मामले हम उसको बेल ग्रांट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपसे गलती हुई है, मतलब आप में कोई कमी है, आप जो है एक्यूरेट तरीके से काम नहीं कर रहे हो, तो आपके ऊपर क्वेश्चन उठेगा। अब इतनी बात हो गई, ये तीनों लगभग एक जैसे थे। अब बात करते हैं ये जो लास्ट वाला केस है, ये लास्ट वाला केस कुछ अलग बात कर रहा है। देखिए समझिए कि दो तरह के मामले हम लोगों ने देखे, एक होते हैं कॉग्निजेबल और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। तो इन दोनों में क्या सीन है? देखिए जब नॉन कॉग्निजेबल मैटर होता है वहाँ पे जब भी पुलिस अरेस्ट कर दी, कब है? जब ऊपर से वारंट आता है। कह रहा है इसमें वारंट में क्या दिक्कत है? कह रहा है वारंट से पहले मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना होता है, मामले का संज्ञान लेना होता है, जब संज्ञान लेगा तभी वो वारंट जारी करेगा। संज्ञान लेने का मतलब उस मामले की पूरी जानकारी अपने पास रख लिया है, सारा मैटर वो अंडरस्टूड हो गया है, सब कुछ समझते हुए ही आगे कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे क्या है, मतलब सब कुछ ये नहीं कि फाइनल एकदम स्टेज में, एकदम स्टार्टिंग स्टेज में प्राइमा फेसी उसके सब चीज़ है, उसने मैटर को अपने पास बुलवा के सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ अपने कमांड में रख लिया है, अब ये चीज़ है। तो अब मैटर क्या है? मैटर अगर कॉग्निजेबल है, संज्ञेय मामला, असंज्ञेय का तो हम समझ गए, पहले कॉग्निजेंस लेगा फिर उसके बाद ही जो है वारंट जारी करेगा। कॉग्निजेबल मैटर में क्या है? कॉग्निजेबल मैटर में भी क्या वारंट जारी होता है? देखो सबसे पहली लाइन में हमने यही पढ़ा था कि बिना वारंट के अरेस्ट हो सकता है, मगर कहीं ये नहीं लिखा कि कॉग्निजेबल मैटर में वारंट जारी नहीं हो सकता। कॉग्निजेबल मैटर में भी वारंट जारी किया जा सकता है और पुलिस उस वारंट को फॉलो करेगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर कॉग्निजेबल मैटर में अगर कोर्ट को वारंट जारी करना है तो वहां पे उसे उस मामले का संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कॉग्निजेबल मैटर में अगर वारंट आएगा वहां पे उस पूरे मामले का संज्ञान कोर्ट को, मतलब मजिस्ट्रेट को लेने की आवश्यकता नहीं है। वो प्राइमा फेसी ऐसे डायरेक्टली भी वहां पे वारंट जारी कर सकती है, क्योंकि वहां तो भाई बिना वारंट के भी अरेस्ट अलाउ है। तो क्यों वहां पे इतना परेशान हो कि मामला क्या बनता है कैसे नहीं बनता, वो तो बाद में खुद ही आएगा ना मामला उनके पास लौट के। तो इसलिए वहां पे बहुत संज्ञान लेके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वारंट जारी करिए, वहां पे फिर आगे की कार्रवाई आप बाद में देखिएगा। तो ओवरऑल जो कहानी है इस पूरे मैटर की, इस पूरे लेक्चर की, कि कब कब अरेस्ट हो सकते हो भाई कोई भी बिना वारंट के पुलिस द्वारा, तो वो इतनी कंडीशंस हैं लगभग। तो इतनी कंडीशन होप सो आपको समझ में आएगा कब कब कोई व्यक्ति अरेस्ट हो सकता है। तो आज के लेक्चर में इतनी बातें रहेंगी, आने वाले लेक्चर में अच्छे अच्छे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।